नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ है रोहित पांडे। चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे का हाल, उनकी पार्टी का हाल किस तरीके से बेहाल हुआ है इन विधानसभा चुनावों में, रोहित, हम सबने देखा। मैंडेट महाराष्ट्र की जनता ने जो दिया वो कहीं ना कहीं ये साबित कर दिया कि अगर उद्धव ठाकरे बाल ठाकरे के सिद्धांतों के साथ समझौता कर सकते हैं तो फिर हमें आपको सत्ता से बेदखल करने से कोई गुरेज नहीं है। पहले तो समझ में आया था कि 2019 में जो गलती करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नजर आए थे, शायद वो उसका पश्चाताप कर सकते थे, मौका उन्हें मिला, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन अब वो बैकफुट पर आते हुए नजर आ रही हैं। खबरें ये मिल रही हैं कि शायद बैठक की है उन्होंने, जिसमें उन्होंने कई फैसले लिए हैं कि अकेले चुनाव लड़ना है और शायद हिंदुत्व की राजनीति पर लौटेंगे। बैकफुट पर नहीं, मुझे लग रहा है कि अब वो बैक टू द बेसिक्स पे आ रहे हैं। और मैं हमेशा बात करता हूं कि जहां से आपका उदय हुआ है, अगर आपने उसको लात मारी तो फिर जनता आपको आपकी हैसियत बताने में देर नहीं लगाएगी। 2019 में जिक्र करता हूं, चलिए आपकी बात नहीं बनी, ढाई साल पे आपने गठबंधन तोड़ दिया। आपने गठबंधन तोड़ने के बाद जो सरकार बनाई, मैं वो भी मान लेता हूँ कि आपने उन लोगों के साथ सरकार बनाई जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते रहे, जो राम सेतु पर सवाल उठाते रहे, जो राम को काल्पनिक मानते रहे। फिर भी आपके पास मौका था, जब एकनाथ शिंदे ने आपकी पार्टी तोड़ी तो उस वक्त आपको गेम खेल लेना था। उस वक्त गेम ये खेलना था कि मुझसे गलती हुई 19 में, और नम्रता अब मुझसे गलती ये हुई थी कि मैंने हिंदुत्व की विचारधारा को छोड़ा, इसीलिए एकनाथ शिंदे बगावत कर गए। उनको उस वक्त जनता के बीच में जाना चाहिए था कि जो गलती हुई से माफ़ कीजिए, और मैं फिर से हिंदुत्व की उसी विचारधारा पर खेलने के लिए तैयार हूं, या उसी विचारधारा पर चलने के लिए तैयार हूं जो हमारे स्वर्गीय पिता बाला साहब ठाकरे ने हमें दिया था। अब जब सब कुछ लुट चुका है, बर्बाद हो चुका है, बेटे आदित्य ठाकरे किसी तरीके से जीते हैं वर्ली से, तब उद्धव ठाकरे को यह लग रहा है कि पिताजी ने शायद सही कहा था। और पिताजी ने जो सोचा था, पिताजी ने जो बात कांग्रेस के लिए कही थी, पिताजी ने जो बात हिंदुत्व के लिए कही थी, वही सच है। पिताजी ने उनके कहा था कि जिस दिन वक्त आएगा शिवसेना की कांग्रेस के साथ मिल जाए, उस दिन मैं अपनी शटर बंद कर दूंगा दुकान के। वो शिवसेना को दुकान कहते थे, और वो कहते थे कि हिंदुत्व से विचारधारा से समझौता करने वालों को मैं अपने दरवाजे पर कभी आने नहीं दूंगा। इसी तरीके से मैं जिक्र आ रहा है, मुलायम सिंह यादव ने कभी अखिलेश यादव को कहा था कि सब कुछ करना, कांग्रेस को कभी अपना घर मत दिखाना। अखिलेश यादव ने वो गलती की, हालांकि अब की प्रदर्शन ठीक हो गया था, वो बात अलग है। लेकिन मुलायम सिंह यादव की वो बात मुझे उद्धव ठाकरे पर लागू करनी चाहिए कि उद्धव ठाकरे को कांग्रेस को अपना घर नहीं दिखाना था, मातोश्री का रास्ता नहीं बताना था अपनी उंगली पकड़कर। वही गलती की, उसका परिणाम था कि 20 सीटें हैं। अब जब सब कुछ खत्म होते हुए दिख रहा है तो उद्धव ठाकरे फिर से लौट रहे हैं अपने हिंदुत्व वाले एजेंडे पर। खबर यह है कि उद्धव ठाकरे ने एक मीटिंग की। मीटिंग में मुद्दा यह रखा गया कि जो मुस्लिम अभी उनकी तरफ से नेता कुछ थे जो कि अंदर अंदर कैंपेनिंग कर रहे थे, मुस्लिमों को खींचने की कोशिश कर रहे थे, बातें रख रहे थे मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, उन पर लगाम लगाने के लिए बात की गई है कि अब किसी भी तरीके से कोई भी मुस्लिम शिवसेना यूबीटी का पक्ष रखता हुआ नहीं दिखेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, हिंदुत्व के एजेंडे पर फिर से लौटने की तैयारी है, ये उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने तय किया है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात कि हम अकेले चुनाव लड़ने का प्लान कर रहे हैं, सबसे पहले बीएमसी का, और उसके बाद अगला जब लोकसभा चुनाव आएगा और फिर विधानसभा चुनाव, तब तक तस्वीरें बदल चुकी होंगी। अगर बीएमसी अलग लड़ते हैं और फिर उसके बाद धीरे धीरे हिंदुत्व के एजेंडे पर रहते हैं तो हो सकता है कि वो इसी महायुति में शामिल हैं जिससे आज बगावत चल रही है। अगर नहीं भी शामिल होते हैं तो अगर अकेले राजनीति करेंगे हिंदुत्व के एजेंडे पर, फिर भी मैं कह रहा हूं कि 20 सीटें तो नहीं आएंगी आपकी, इससे बेहतर प्रदर्शन आप करेंगे। तो उद्धव ठाकरे जो सुबह भूले थे, शाम को घर लौट रहे हैं, हालांकि कई सामें बीतने के बाद वो घर लौट रहे हैं, फिर भी उन्हें भूला मत नहीं कहा जाएगा अगर वो नम्रता हिंदुत्व के एजेंडे पे जो बात कर रहे हैं कि कोर हिंदुत्व के एजेंडे पर मैं लौटने की कोशिश कर रहा हूं, और ये मीटिंग में तय किया गया है। मुस्लिम जो चेहरा है वो हमारा पक्ष अब कहीं पर रखते हुए नजर नहीं आएंगे, और हम फिर से उसी विचारधारा पर चलेंगे जो स्वर्गीय पिता बाला साहब ठाकरे ने हमें दी थी। यानी अब हम उसी तरीके से झंडा बुलंद करेंगे भगवान श्री राम को लेकर। अब हम वक्फ बोर्ड का उसी तरीके से विरोध करेंगे जिस तरीके से पिताजी करते आए थे। पिताजी कहते थे कि वक्फ बोर्ड नाम की कोई चीज होनी नहीं चाहिए, और उद्धव ठाकरे आज कह रहे थे कि वक्फ बोर्ड को अगर किसी ने हाथ लगाया तो हम उसका सबक सिखा देंगे, यही उनका बयान था। तो अब उद्धव को सब कुछ समझ में आ गया। हुआ ये कि उद्धव ने दो नाव पर पैर रखा।
उन्होंने सोचा कि पिताजी की विरासत है, हिंदू कहीं जाएगा नहीं, मुस्लिमों की अपनी तरफ खींच लाते हैं। कांग्रेस और एनसीपी के सहारे अजीत पवार उस वक्त थे उनके साथ, और फिर शरद पवार, उनके सहारे मुस्लिमों को भी खींच लाएंगे, तब मामला सेट हो जाएगा। महाराष्ट्र में अकेले अपना किंग भी रहेंगे और किंग मेकर भी रहेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हिंदुओं ने कह दिया कि भाई ये नहीं चल पाएगा, दो नाव पर सवारी कर रहे हो तो डूबना जरूरी है आपका। हिंदुओं ने क्या किया, किनारा कर लिया। और मुस्लिम आपको कभी वोट कर नहीं सकता, कुछ भी हो जाए, आप कितना भी राग अलाप लीजिए, वो असदुद्दीन ओवैसी को वोट देगा, वो क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी को देगा, लेकिन शिवसेना के नाम पर कोई भी मुस्लिम आपको वोट नहीं देगा, कुछ भी हो जाए। आप चाहे कांग्रेस के साथ हो जाए, इनफैक्ट आप AIMIM के साथ गठबंधन कर लेंगे तब भी शायद ना मिले। इस बार ये भी खबर आई है कि महाराष्ट्र में ऐसी 3 सीटें हैं जहां पर अभी तक तो या तो कांग्रेस को वोट जा रहा था या फिर किसी भी गैर बीजेपी को जा रहा था, लेकिन इस बार वहां पर चूंकि मुसलमानों की संख्या बढ़ गई तो वहां से AIMIM के कैंडिडेट को बहुत अच्छा खासा वोट मिला है। मैं वही कह रहा हूं, यानी जब वो मेजोरिटी में होंगे तो वो ना कांग्रेस पकड़ेंगे ना कोई और गैर बीजेपी, वो सीधा अपने दल को या अपने किसी नेता को पकड़ेंगे। AIMIM का साथ दिया उन्होंने। बिल्कुल, और ये कई उदाहरण है। मैं अपनी पिछली लोकसभा चुनाव 19 वाले में मैं अपने प्रतापगढ़ सीट की बात बता रहा हूं। AIMIM टॉप 3 में थी वहां पे। AIM जिसका वजूद नहीं है उत्तर प्रदेश पे, वो प्रतापगढ़ जैसे थोड़ा सा जो इलाका कुछ वक्त तक पिछड़ा था, वहां टॉप 3 में AIMIM है। सोचने वाली बात है, चौंकाने वाली बात है। अखिलेश के धागे खुल गए थे दिमाग के, ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाद वो एक्टिव हुए कि अगर प्रतापगढ़ और महोबा जैसे जिलों में AIMIM तीसरे नंबर पर पहुंच रही है तो ये उनके लिए सोचने वाली बात थी। अब आप दूसरी बात देखिए, अधीर रंजन चौधरी ने बहुत विकास किया, बहुत काम किया बहरामपुर में। यूसुफ पठान राजनीति का आर नहीं जानते और न रा जानते हैं, मैं दोनों बात कह रहा हूं। क्रिकेटर हैं, अच्छे क्रिकेटर थे, टीम इंडिया के लिए खेले, झंडा बुलंद किया, 2007 के T20 वर्ल्ड कप में जिताया, 11 भी जिताया, उसका सम्मान। लेकिन जब राजनीति में आते हैं तो आपका सब कुछ पीछे छूट जाता है, फिर राजनीति की बात होती है। यूसुफ पठान के नाम पर वोट भर भर के दिया कि यूसुफ पठान है। वो भूल गए कि अधीर रंजन चौधरी, वो भी कांग्रेस के, ऐसा नहीं था कि अधीर रंजन चौधरी बीजेपी के थे। अधीर रंजन चौधरी को भूल गए कि इन्होंने हमारे लिए कितना काम किया, हमारे लिए सदन में मोदी जी को गाली तक दे दी, राष्ट्रपति को पता नहीं क्या कुछ कह दिया हमारे लिए। लेकिन जैसे ही यूसुफ पठान आया, सबने वोट कर दिया। और यूसुफ पठान, वो यूसुफ पठान जिनके नाम का डिक्लेयर हो गया, और वो ममता बनर्जी से कहते हैं कि मैं अभी चुनाव प्रचार में आ नहीं पाऊंगा, श्रीलंका में एक टूर है, वो लीग खेल के आता हूं मैं। सोचिए, चुनाव प्रचार के दौरान वो लीग खेल रहे थे, कुछ दिन के लिए प्रचार कर रहे हैं और यूसुफ पठान भारी अंतर से जीत गए। ये साफ दर्शाता है कि जहां पर जब तक ऑप्शन नहीं है तब तक तो किसी को भी वोट मिल सकता है। जिस दिन ऑप्शन मिला, किसी पठान, किसी बरेलवी, किसी सैयद, किसी क्या कहते हैं अहमद, उस दिन फिर आपका कोई भी वहां पर बोलबाला है नहीं, फिर उन्हीं को वोट देंगे, वो किसी भी पार्टी से। हालांकि बीजेपी से नहीं होना चाहिए, बीजेपी मुस्लिमों को खड़ा करती है तो दरकिनार कर देते हैं। तो इस बात को उद्धव ठाकरे अब मुझे लग रहा है कि समझ गए होंगे, और संजय राउत को भी अगर वो समझा लें। नमता, मैं यहां पर ये कहना चाहूंगा कि जो मुस्लिमों को कह रहे हैं कि वो बयानबाजी नहीं करेंगे हमारी तरफ से, मुझे लग रहा है सबसे पहले टेप और वो लेके वो संजय राउत के मुंह पर लगा दें। तुम नहीं बोलोगे, सामना अखबार छापो और सामना अखबार में ठीक ठीक के छापो, उस पर जितना डैमेज शिवसेना यूबीटी को उन्होंने गड्ढा खोद के उसमें मून दिया। अरे मैं बता रही हूँ, सोशल मीडिया पर इस टाइम पे इतने मीम्स वायरल हुए, जिनमें अगर एक तो मैं फोटो देख रही थी जहां पर उद्धव ठाकरे की नाक पर मक्खी बैठी हुई है, वो कार्टून कैरेक्टर बनाया गया था और उसमें संजय राउत तलवार लेकर खड़े हैं। ये आप इससे समझिए लोग क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा गर्त में अगर कोई शिवसेना यूबीटी को लेकर गया है तो वो संजय राउत ही। ये संजय राउत का घमंड तो साफ दिखता था लोगों को। और अभी क्या कहते हैं, यही हो रहा था कि संजय सिरसाट शिंदे के लिए काम करना शुरू कर दिए थे। संजय सिरसाट उनके नेता, वो भी यही बोलने लगे थे शिवसेना का ही मुख्यमंत्री होगा। 3 दिन तक बोले, फिर कहे गृह मंत्रालय चाहिए होगा। चौथे दिन से मुझे लग रहा है कि शिंदे को समझ में आ गया, हम लोगों ने तमाम खबरें की, तब लग रहा है खबरें पहुंची होंगी तो शिंदे को समझ में आ गया कि यार ये तो संजय राउत वाला काम। संजय सिरसाट को एकदम शांत कर दिया। 2 दिन से वो स्क्रीन पर नहीं दिख रहे हैं टीवी के, कि शांत बैठो, संजय राउत मत बनो। हमारी जो बात है हम फडणवीस से कर रहे हैं, अजीत पवार से कर रहे हैं, उसमें टांग मत अड़ाओ कि हमारा ही होगा, हमारा ही होगा, हमारा ही। क्योंकि जो इन्होंने हमारा किया, उनका क्या हाल हो गया सबने देख लिया। और दूसरी बात, मुझे लग रहा है कि अगर संजय राउत पर भी उद्धव ठाकरे लगाम लगा लेंगे तो यहां से फिर से आप वापसी कर सकते हैं। और फिर मैं कह रहा हूं कि अगर आप हिंदुत्व के मुद्दे पर लौट रहे हैं तो यह आपका सबसे बेहतरीन फैसला है। अगर आप फिर से अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपने अकेले चुनाव लड़ा, प्रदर्शन अच्छा किया है, बीजेपी से भी गठबंधन अलग लड़कर आपने 14 में लड़ा था, ठीक ठाक प्रदर्शन था आपका, और 19 में भी आपने ऐसे ही किया लोकसभा चुनाव में। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप अकेले चुनाव लड़ेंगे तो अच्छा प्रदर्शन करेंगे,
ये राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने के साथ मत खड़े होइए, वरना राम आपके अस्तित्व पर सवाल उठा देंगे। बिल्कुल। तो हिंदुत्व की राजनीति को एक बार फिर से करने के लिए तैयार है उद्धव ठाकरे, लेकिन कितना फायदा होगा ये देखना दिलचस्प होगा। महाराष्ट्र की जनता क्या वाकई में फिर से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होगी उद्धव ठाकरे को, ये भी देखने वाली बात होगी। शुक्रिया रोहित मेरे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। बाकी आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।